जी नमस्ते, मैं पुष्पा गुर्जर, डॉटर ऑफ अतर सिंह गुर्जर, वाइफ ऑफ पुष्पेंद्र गुर्जर। मैं एकेडमिक जो मेरी एजुकेशन रही है वो गांव से ही रही है 10th तक, और उसके बाद में मैं महावीर जी श्रीमती कमलाबाई जी के आश्रम से मैंने विद्या ग्रहण की है, जो एक बेसिक से हटकर लीक से हटकर के एक परंपरागत शिक्षण पद्धति पर आधारित थी। हमारी जो एजुकेशन हुई है वो 11 से लेकर के और आज PhD तक मेरी परंपरागत शिक्षा रही है। तो मेरा जो पढ़ाई का जो वर्क रहा शैली रही है वो ये है कि मतलब मैं हमेशा कुछ हटके सोचती हूँ। जैसे कुछ मुझे करना है तो एक ये नहीं सोचती कि लड़की हूं तो लड़की की तरह से मैं करूँ इसको, बल्कि मुझे एक उदाहरण के रूप में साबित होने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग हटके करती रही हूँ। और इसकी मिसाल मतलब मैं बचपन से ही क्या मेरे एक मैं उदाहरण बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे गांव के सरपंच हैं या जो भी बड़े पटेल हैं वो सब मुझे पटेल कह के बुलाते हैं। तो मेरा बेसिक नाम पुष्पा पटेल से मुझे ज्यादा पहचाना जाता है। तो उसकी कहानी ये है कि पटेल मतलब मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, क्यूरियोसिटी ज्यादा थी, और हमेशा बड़ों के बीच में बोलना, बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना, उनकी क्या बोलने की शैली रही है, कैसे वो मतलब कार्य करते हैं, किस तरह से अलग लीक से हट करके वो सोचते हैं, तो उसका मैं बहुत आकलन करती रहती हूँ, उसका निष्कर्ष निकाल करके फिर अपने आप पर फॉलो करती हूँ। और इसका मैंने लगातार पढ़ाई की है, बाकी कोई रुकावट नहीं आई बाकी। और जो मैंने अपनी बहनों को भी बहुत अच्छा, थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपको गुर्जर समाज से हैं, गुर्जर समाज की बालिकाओं को उच्च शिक्षा आमतौर पर नहीं मिल पाती, तो आपके इसमें मदर फादर ने आपको उच्च शिक्षा के लिए कैसे प्रेरित किया? जी देखिए, वैसे हम बहुत लगातार मेरे पापा के बेटियां ही बेटियां हैं। हम शुरुआत में तो 3 बेटियां थी और पापा बेरोजगार थे तो चिंता थी, और फिर उनका जो संघर्ष चल रहा था ना, उस संघर्ष से हमने बहुत मोटिवेट किया अपने आप को कि हमें ये संघर्ष नहीं करना और हमारी जो जनरेशन आने वाली है उसको भी हमें नहीं झेलने देना है ये। तो हम पापा को पढ़ते हुए देखते, हम भी उसके साथ साथ पढ़ाई कंपटीशन से हम मतलब एक प्रतिस्पर्धा थी पापा से कि पापा दे दी 12 बजे तक पढ़ रहे हैं तो हम 1 बजे तक पढ़े। ये ऐसी हमारी, और फिर यही हमने फॉलो किया सब बहनों और भाइयों ने। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे परिवार में 5 गर्ल्स टीचर हैं, और हम जो सगी जो 3 बहनें हैं वो तीनों टीचर हैं, एक प्राइवेट है और 2 गवर्नमेंट टीचर हैं। एक महावीर जी पोस्टेड है और मैं यहाँ करौली पोस्टेड हूँ। भाई मेरा JN है जो रामगढ़ में है पोस्टेड। छोटा भाई तैयारी कर रहा है असिस्टेंट की। आपकी पोस्टिंग कब हुई? मेरी पोस्टिंग 2012 में हुई। इससे पहले टीचर में जो पोस्टिंग हुई थी 2012 में हुई थी, और 2011 में मेरा जब B.Ed चल रहा था रनिंग में महावीर जी से, तो मेरा पटवारी में हुआ था उस समय। उसके बाद बुगडार की क्या कहानी है, उस छात्रा की कहानी अब जरूर सुनाएं। अच्छा, बुगडार में ये था कि हालांकि संख्या तो लड़कियों की ज्यादा है, उधर पूरे डांग क्षेत्र में लड़कियां अच्छी मिल जाएंगी। ये मुझे जान करके बहुत खुशी हुई कि कम से कम बालिकाएं यहाँ ज्यादा हैं। पर जब उनका एकेडमिक मैंने देखा तो एकेडमिक बिल्कुल ही पुअर था। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चियां वास्तव में ये तो, और यदि हम जब प्रतिभा को पहचानते हैं, एक शिक्षक का उसमें जहन में होती है कि वो प्रतिभा को तुरंत पहचान लेता है। तो हमने कई प्रतिभाओं को पहचाना और उनको मोटिवेट किया वहां पर। तो आज वहां की लड़कियां कई डिग्रियां कर चुकी हैं, कॉलेज भी यहाँ से करौली से उन्होंने पास आउट किया है B.Ed करके। कुछ लड़कियां GNM कर चुकी हैं, ANM भी कर चुकी हैं। तो ऐसी एक लड़कियां थी जिनकी शादी भी हो रही थी। हमारी 2 लड़कियां थी, सैन समाज से थी, नहीं जो होता है उससे। तो वो लड़कियां बेचारी पढ़ने में ठीक थी, हमने क्योंकि उनको पढ़ाया था 10वीं तक। तो हमने उनको जब पहचाना कि लड़कियां तो आगे बढ़ सकती हैं, तो उनको और पिताजी चाहते थे, क्योंकि गरीब स्थिति थी तो शादी करना चाहते। फिर उन्होंने उनकी शादी करवाई। तो फिर हमने पेरेंट्स को बुलाया और पेरेंट्स को बुलाकर समझाया कि ये बच्चियां यदि निकल सकती हैं तो आप क्यों रोको, उनकी बाधा बन रहे हो, आपको तो एक हेल्प करनी चाहिए बच्चों की। तो फिर उनके समझ में आया कि कोई बात नहीं, बच्चियां पढ़ना चाहती हैं तो मैं 1-2 साल और संघर्ष कर लूंगा। तो फिर उन्होंने अच्छे से उनको पढ़ाया और आज वो लड़कियां GNM कर चुकी हैं, कई B.Ed भी कर चुकी हैं, STC उन्होंने किया है महावीर से। और उसके बाद फिर क्या कहानी है आपकी? उसके बाद मेरी भी साथ साथ में स्टडी रही है। मैं पढ़ाई से कभी भी अभी तक छूटी नहीं है, हालांकि मेरी पढ़ाई, क्योंकि मुझे पढ़ाई से बहुत प्रेम रहा है। और एक जो आत्मा होती है वो बसी हुई है इन किताबों में, तो मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ। मुझे मतलब एक बुकिश जो होता है ना वो है मेरे अंदर, मतलब किताबी कीड़े टाइप में। और मैं जो हायर एजुकेशन की जो स्थिति देखती हूँ, क्योंकि मैं PhD हूँ, मैं वेबिनारों में जाती हूँ, सेमिनार में मैं कई अटेंड करती हूँ, कई धर्म सम्मेलन में संस्कृत से हूँ तो कई धर्म सम्मेलन मैंने अटेंड किया। कई जो अपन के वर्ल्ड लेवल पर जो होते हैं, अभी बाली में इंडोनेशिया में होने वाला एक वेबिनार में उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, तो उनमें मैं ये स्थिति देखती हूँ कि जब लड़कियां जो निकल चुकी हैं, जो हायर एजुकेशन पहुंच चुकी हैं, वो तो बहुत आगे हैं,
लेकिन वहां पहुंचने वाली लड़कियों का रेशो रहता है 2 या 3%। चिंता की बात यह है कि जो 97% जो लड़कियां थी जो जिन्होंने 10th 12th पास आउट किया था वो कहाँ गई, ये सोचनीय स्थिति ये है। तो उनके बारे में मुझे बड़ी दयनीय स्थिति होती है जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ, उनके मतलब स्टडी करती हूँ, कैसे स्टडी की लड़कियां कहाँ हैं वो। तो मैं अपने स्कूलों की लड़कियों के बारे में ज्यादा चिंता करती हूँ कि वो लड़कियां कहाँ हैं, कहाँ रुकी हुई हैं, उनको बाधा किस स्टेज पर आई है। तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि या तो वो शादी हो गई उनकी, तो शादी के बाद में जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो उनको आगे मोटिवेट नहीं करता है और वो वहीं के वहीं अपने स्थिर हो जाती हैं। और कई पर्सनल कारणों से भी जो है दैवी स्थिति आ जाती है, कई फिजिकली वो हो जाती हैं, फिर पारिवारिक तो सबसे ज्यादा रहता ही है। ऐसी लड़कियों से क्या जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, हम तो ये एक मोटिवेशनल सेमिनार करते हैं बच्चियों के लिए, है ना। साथ में उनको एक सेल्फ डिफेंस का भी हम ट्रेंड करते हैं, क्योंकि मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की हुई हूँ, तो मुझे सेल्फ डिफेंस भी आता है। तो सेल्फ डिफेंस के माध्यम से और अवेयर करना, बच्चियों को अपने अधिकारों के प्रति अवेयर करना, ये हमारा सबसे ज्यादा वो रहता है फोकस उस चीज पर। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है ना, वो शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि बच्चे की दिल तक उनकी बात को पहुंचाना और उसको दिल से जगाना। बाकी तो जब बच्चा जाग जाएगा ना तो वो फिर रुकेगा नहीं। यदि बच्चे में खुद में स्वप्रेरणा आ गई ना तो वो रुकता नहीं है। तो हमारा काम सबसे पहला ये रहता है कि बच्चे को मोटिवेट करें कैसे भी। और मेरा प्रेयर सेशन में 5 से 10 मिनट का डेली का यही रहता है कि बच्चे, क्योंकि गर्ल्स स्कूल में मैं पोस्टेड हूँ, तो वहां मेरा यही रहता है कि बच्चों को एक नैतिक शिक्षा मैं दूं। क्योंकि आज विद्यार्थियों का नैतिक पतन इतना हो रहा है जो एक शिक्षक को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हम कहाँ हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा देश क्या आशा करता है, नवीन शिक्षा पद्धति क्या आशा करती है, हमारी एजुकेशनल पद्धति हमसे क्या मांगती है, क्या हम उस तरफ कार्य कर रहे हैं। एक शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का चिंतन हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि आज शिक्षक को बहुत सारी चुनौतियां हैं, नैतिक उत्पतन भी बच्चों का गिर रहा है, तो उसको भी उठाना है, उसके उत्थान के लिए कार्य करने। और आज इंटेलिजेंसी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टाइम है, तो उसको भी अपडेट रहना है शिक्षक को, उसमें भी हमको वर्क करना है। तो उसके लिए अपडेट के लिए भी हम कई गवर्नमेंट ट्रेंड कराती है, उनके साथ साथ में हमको खुद को अलग से भी कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। हालांकि सब टीचर नहीं कर पाते हैं, जो अवेयर हैं वही कर पाते हैं इस चीज को कि क्या क्या चीज की हमें नीड है, क्योंकि एक आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। तो हम ये है कि जैसे हमें कोई चीज की नीड होती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को, समस्याएं जो आती हैं अध्ययन के दौरान, एक शिक्षण पद्धति मजबूत करने के लिए, शिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जरूरी है। पीएचडी के लिए आवेदन कब किया? पीएचडी के लिए मैंने 21 में आवेदन किया था सर। किस विषय पे आप पीएचडी कर रही हैं? संस्कृत साहित्य विषय पर पीएचडी कर रही हूँ मैं। संस्कृत साहित्य में है रामायण आधारित नाटकों का समीक्षात्मक अध्ययन है। तो उसके माध्यम से ये रहता है कि मेरा एक रामायण जो हम, क्योंकि सनातन धर्म है, सनातन धर्म हमारा धर्म ग्रंथ है, आदि काव्य तो है ये, उसके साथ में हमारा इससे जुड़ा धार्मिक रूप से है। तो इसमें हमें जो पात्र दिखाए गए हैं, महाकवि कालिदास ने दिखाए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिखाए, तो उन पात्रों के विषय में क्या थीम रही है, क्या सोच उनकी, जो क्योंकि हर काव्य की जो सोच होती है उसी को मतलब काव्य में वो दिखाया जाता है कि कवि की जैसी सोच है वही उसकी काव्य में दिखेगी। तो हम उसके बाद में जो जो कवियों ने उस पर व्याख्यान किए हैं, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, आज रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रामजी उपाध्याय जी ने कार्य किया है इन पर, तो हम उनकी सोच को देखते हैं कि एक केकई का क्या कारण रहा था। केकई को हम हालांकि ऐसी नजरों से देखते हैं, लेकिन केकई उस समय की एक व्यवसायी महिलाएं थी, जो आज हम प्रोफेशनल जो महिलाएं हैं उनसे कहीं गुना वो अधिक थी जी। क्योंकि केकई का जो पात्र है वो हेय दृष्टि से देखा जाता है, बल्कि मैं जिस पर अध्ययन कर रही हूँ उसमें केकई को एक उत्कृष्ट महिला बताया गया है कि वो अपने अधिकारों के प्रति, अपनी उसके प्रति सृष्टि का, क्योंकि रचना हुई थी सृष्टि की, उसके बारे में बताएं क्या ज्यादा? हाँ, आप चलें फिर। तो फिर मतलब जैसे केकई को ये कदम क्यों उठाना पड़ा कि राम जी को वनवास दिया जाए और मतलब भरत को राज्य दिया जाए, क्योंकि उसको 2 वर मांगने थे। तो उन्होंने देखा कि जब ब्रह्मा जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यदि आप उन वरदानों को इस तरह से नहीं मांगोगे तो सृष्टि का विनाश हो जाए, क्योंकि इधर जो दंडकारण्य अभ्यारण्य था उसमें बहुत सारे राक्षसों का प्रकोप बढ़ रहा था, दक्षिणी भारत में प्रकोप बढ़ रहा था रावण का। तो आपके ये उसका अध्ययन का विषय पीएचडी का? हाँ, ये अध्ययन का विषय। इसमें केकई का जो पात्र है, शंभु का जो है एक पात्र है, शंभु का जो मतलब
ऐसी मतलब उससे है, हाँ। मतलब वो क्या, पहले शूद्र श्रेणी से है। पहले जो शूद्र प्रणाली थी ना, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य वो प्रणाली थी, तो वो शूद्र था, तो शूद्रों को क्या वैदिक अध्ययन का अधिकार नहीं था। और वो शूद्र जो संभुक था वो शूद्र था, तो वो अभिषेक क्या करता है कि उनका वेदों का अध्ययन करता है, तपस्या करता है। तो फिर उसको जब रोका जाता है तो भगवान राम जी उसका खुद आकर के उसका वो करते हैं। अच्छा मैडम, आपकी पीएचडी लगभग पूरी होने वाली है। हाँ। और उसके बाद आप यहाँ स्कूल में पोस्टेड है, पहले कहाँ थी? हाँ, पहले मैं महात्मा गांधी गणेश गेट थी। हाँ। और अब नंबर 2 में हूँ, महात्मा गांधी नंबर 2। इसके बाद में मुझे संस्कृत विषय की वजह से मुझे यहाँ डेपुटेड किया है गर्ल्स स्कूल में। तो मैं यहाँ संस्कृत अध्ययन करा रही हूँ। आपके बाद थोड़े जानना चाहता हूँ कि आपने वो कौन सी छात्राएं, चाहे आपकी बहन हो या कोई और हो, कि जिनको एजुकेशन के लिए मोटिवेशन किया और आज वो अच्छे मुकाम पर हासिल है? मेरी खासकर खुद सगी जो बहनें हैं उनके लिए मैं एक आइडल के रूप में रही हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई के दौरान ही मुझे बिना ब्रेक के रनिंग पढ़ाई में जॉब मिलना एक शुभ अवसर की बात है, गोल्डन चांस की बात है कि एक विद्यार्थी के लिए होता है क्या, चाहिए भी है कि पढ़ाई करते करते उनकी जॉब लग जाए तुरंत। तो मेरी रनिंग पढ़ाई में ही बीएड जब चल रहा था तो मुझे पटवारी का जॉब मिला। उसके बाद में मैंने जैसे ही बीएड किया, क्योंकि 2011 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी और 2012 में मुझे इसका मिल गया तुरंत ही। फिर तो मैंने टीचर का ज्वाइन किया। फिर अपनी बहन भी पढ़ाई आपने? बहन भी मेरी पढ़ाई कर रही थी उस समय, तो उनको भी फिर उन्होंने मुझे ही फॉलो किया, फिर उनको भी तुरंत के तुरंत ही टीचर्स में हो गया। देखिए, हर व्यक्ति की सफलता में किसी न किसी का योगदान होता है। आप अपना आइडियल किसको मानते हैं? मेरा आइडियल फर्स्ट में तो मेरे पिताजी हैं, पापा जी। उसके बाद में जब मुझे ससुराल मिला तो ससुराल मुझे बहुत अच्छा मिला। ससुराल मामले में मैं बहुत लकी हूँ। तो मुझे पति का, तो मेरे पापा जी का जो फिलहाल तो है नहीं है, लेकिन उनका इतना मोटिवेशनल रहा, बहुत ज्यादा। पापा जी मोटिवेट करते, पुष्पा कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो, मतलब वो एक ही बात कहते थे, कुछ तो करना है अलग। तो उनका सपना था मैं ये इनके ससुर साहब जो तस्वीर लग रही है ना, हरसाई जी, हाँ, तो आपने उनका सपना पूरा किया? सपना पूरा तभी कर दिया सर, शादी होते ही उनका सपना पूरा कर दिया। मतलब उनका ये सपना था कि मेरी बहू जॉब से हो कोई ना कोई। तो उनका सपना तुरंत पूरा हो गया। अच्छा, आप वो एग्जाम भी बहुत देती हैं? मैं सर, मुझे शौक है पढ़ने का बस। कितनी एग्जाम दे चुकी अब तक आप? 20-25 एग्जाम में दे चुकी हूँ। 20-25 एग्जाम अब तक दे चुकी हैं। टीचर भी हैं, पटवारी की भी पास हो चुकी हैं आप, है ना? और कई मिलते हैं, सफलता तो मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमेशा मुझे अपडेट रहने के लिए। अच्छा, इस जीवन में आपका कोई वैसा एक अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हैं, खट्टा मीठा कैसा भी अनुभव हो जो एक आदर्श बने, क्या आपकी इस कहानी में है? सर, मेरा खुद का ही संघर्ष मेरे लिए आइडल है। मैं तो अपने आप को सबसे ज्यादा मोटिवेट, अपने आप को खुद को ही प्रेरणा देती रहती हूँ और हमेशा खुद को ही आइडल मानती हूँ। अच्छा, कभी निराश हुआ जीवन में? नहीं। कभी ऐसा कोई स्टूडेंट निराश हो जाता है, मेरी पोस्टिंग नहीं हुई या परिवार में कोई दिक्कत आ गई, कई ना कई बार ऐसा होता ही है, कहीं हुआ आपके साथ? हाँ सर, ऐसा हुआ है मेरे साथ में। जैसे मैं 2020 में लेक्चरर का बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी। तो उस समय सर क्या है कि मतलब मैं 2 नंबर से रह रही थी। तो मुझे उस समय बहुत दुख हुआ। हालांकि मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया फिर कि कोई बात नहीं, ये आखिरी पड़ाव नहीं है, इससे आगे भी और पड़ाव आएंगे, उनमें भी आपको ऐसा ही अपना देना है। बाकी उससे मुझे ये सीखने, फिर मेरा तुरंत ही इसमें हो गया, फिर महात्मा गांधी वो पढ़ाई मेरी उधर काम आई। फिर पीएचडी में भी मेरा, क्योंकि पीएचडी का भी टेस्ट 21 में था, तो वो मेरी जो पढ़ाई थी वो मुझे उसमें काम आई, पीएचडी वाले टेस्ट, क्योंकि ये इंट्रेंस के माध्यम से ही हुआ था मेरा सिलेक्शन। क्योंकि पीएचडी के लिए इंट्रेंस देते हैं, उसके बाद में अपन का पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी। तो आप ये भी सौभाग्यशाली है कि आपके परिवार ने आपको कोई पढ़ाई से रोका नहीं? कभी नहीं रोका सर, पढ़ाई के लिए कभी, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे रोक रहे हैं। और आज ये मेरी किताबें आप देख रहे हो, मैं इनके बारे में मैं क्या कहूँ कि मतलब इनके साथ में जीना मरना सा हो रहा है। और मैं हमेशा चाहे पढ़ाई नहीं करूँ या फिर, लेकिन मेरा लक्ष्य मेरे सामने रहे, तो इसलिए मैं किताबों को हमेशा मेरे सामने रखती हूँ। अभी भी पढ़ती हैं आप? हाँ, मैं अभी भी, मुझे बिना पढ़े कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नींद आई हो। बिना पढ़े कभी भी मैं। तो घर परिवार नौकरी इनको कैसे संभालते हैं फिर आप? जी, ये मेरा टाइम टेबल मैनेजमेंट देख लीजिए। टाइम टेबल? हाँ, संडे का है तो आज मैं घर पर। देखिए मैडम का ये टाइम टेबल है। क्या हुआ है, संडे में इस तरह से खुद को सुबह ही अपडेट कर लेती हूँ, जागने से पहले सुबह अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद में अपना दिन मतलब ऑटोमेटिक शेड्यूल से चलता है फिर। अच्छा, आपका टाइम टेबल बिल्कुल सेट है? हाँ, और इसमें मैं अपने लिए कमेंट भी करती हूँ कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और आप कर सकती हैं ऐसा। देखिए मैडम ने साफ तौर पे कहा है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, आप कर सकती हैं। हाँ। तो आपका परिवार से एडजस्ट हो जाता है इसमें? हाँ, मेरा वो टाइम अपने हिसाब से आपके साथ सेट कर लेते हैं? हाँ। बच्चे भी पढ़ रहे हैं आपके? बच्चे को मैं साथ लेके ही पढ़ती हूँ सर, ज्यादातर बच्चों को साथ लेकर पढ़ती हैं और ये बहुत बड़ी बात है। बाकी एक आइडियल टीचर है।
मैंने बहुत टीचर इंटरव्यू किए हैं, लेकिन ऐसा टाइम टेबल किसी के यहाँ नहीं देखा जिन्होंने पर डे का टाइम लिखा हुआ है हाँ। और इसकी पालना करनी है। हाँ। जैसे आपको कहीं जाना होता है रिश्तेदारी में, नातेदारी में, उसके हाँ, लिए वो फिर जैसे सर हमारा मेरे हस्बैंड का भी यही नियम है कि हमारा एक दिन पहले शेड्यूल फिक्स हो जाता है। बाकी कई इमरजेंसी होती है तो उसका अलग से कुछ होता है। हाँ। बाकी एक दिन पहले फिक्स हो जाता है, फिर हम उसी हिसाब से चलते हैं। जैसे अब मुझे जॉब से जाना है तो मेरा फिर टाइम टेबल इसी हिसाब से चलेगा कि 7 से 1 बजे तक मेरा जॉब रहेगा। हाँ। फिर 1 बजे के बाद में मेरे बच्चे आएंगे तो उनको खाना खिला के 2 बजे से फिर हम पढ़ने बैठेंगे बच्चों के साथ में। फिर बच्चों के साथ में 4 बजे से फिर उनका स्नैक्स वगैरह खिला के फिर उनको पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, जीवन में आपको खुशी सबसे ज्यादा कम मिली कि आज मैं बहुत खुश हूँ? खुशी सर मुझे वैसे मैं बहुत फूडी हूँ सर। हाँ हाँ, बताएं। तो मैं मतलब मुझे खुशी सबसे ज्यादा तो ये उसमें मिलती है कि जब मैं शाम को जब बच्चों को परिवार को पूरे को खाना खिला देती हूँ ना अच्छे से, और वो कहते हैं, क्योंकि मेरे पापा जी थे ससुर जी, वो शाम को ये कहते वाह हाँ। आज क्या खाया है। तो मतलब उनका जो शब्द मैं सुनती थी ना तो उससे मुझे इतना खुशी होती थी कि हाँ आज मेरा दिन अच्छा रहा। अच्छा। और बाकी जब मैं बच्चों को अच्छे से उनका टाइम टेबल फॉलो हो जाता है उसी से मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ आज तो मैंने कुछ किया अपने लिए। मतलब ससुर साहब की सेवा में पूरा आपको अच्छा हाँ, लगा? मेरे पापा ने मतलब बहुत इमोशनली और बहुत अच्छा सहयोग रहा था उनका, वो हर चीज। शिक्षक दिवस पर क्या संदेश है? क्योंकि शिक्षक दिवस पर जो मनाने का जो होता है वो है उद्देश्य शिक्षक के अथक प्रयासों और अथक ज्ञान की सराहना करना। शिक्षक का ज्ञान एक नवनीत की तरह होता है। नवनीत समझे मक्खन की तरह, जो उसके हृदय में विविध अनेक प्रयासों अनेक मंथन के बाद में अपने किताबों के ज्ञान के बाद में निकलता है। और वो ज्ञान यदि नवनीत विद्यार्थी के समक्ष पहुंचता है, क्योंकि जो विद्यार्थी संघर्षों से जूझ रहा है, जो विद्यार्थी अथक प्रयास कर रहा है, उसके हृदय को वो टच करता है और उस विद्यार्थी के जीवन को नवनीत बना देता है। अर्थात ज्ञान नवनीत है और नवनीत शिक्षार्थी तक जब वो पहुंचा तो उसके जीवन को नवनीत बना देता है, अर्थात बेशकीमती बना देता है, शुद्ध बना देता है, पाक बना देता है, पवित्र बना देता है जी विद्यार्थी का। हाँ। क्योंकि एक विद्यार्थी ही होता है जो शिक्षक से सीधे जुड़ाव होता है। जी। एक कहावत भी है कि हाँ। एक किताब, एक कलम, हाँ। एक विद्यार्थी और एक शिक्षक, हाँ। ये दुनिया बदल सकते हैं। जी। तो एक शिक्षक के हाथ में वो लाठी होती है जिससे वो एक समाज को, एक राष्ट्र को एक आदर्श रूप में स्थापित कर सकता है। लेकिन शिक्षक को अपडेट भी रहना चाहिए। वर्तमान की परिस्थितियां ये कहती हैं कि यदि शिक्षक अपडेट नहीं है तो उसका पतन निश्चित है। आज ही सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर आया है कि आपको एक टेट करना पड़ेगा। टेट होता है, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसको क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा तभी आप टीचर योग्य हो। अर्थात हमारी जो डिमांड है शिक्षकों की, वो सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि आज के शिक्षक बिल्कुल अपडेट रहें, चाहे कैसा भी उनका ज्ञान हो, संस्कृति से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, नैतिक ज्ञान हो, उनका आदर्श चरित्र ज्ञान हो, उनके मतलब होल सर्वांगीण विकास उनका हो। अच्छा मैडम, आप जो ड्रेस में बैठी हुई हैं गुर्जर समाज की है, ये संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक शिक्षक जो होता है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो संस्कृति का वाहक तो होता ही है। शिक्षक क्या है, संस्कृति का वाहक होता है। तो आज हालांकि हम चाहे कितना ही आगे बढ़ जाएं, हम कितनी हायर एजुकेशन कर लें, कितने ही उच्च पदों पर पहुंच जाएं, लेकिन जब तक हम अपनी संस्कृति से जुड़ाव सीधे नहीं है तो हमारा उत्थान नहीं हो सकता, हमारी पहचान नहीं हो सकती, हमारा एक नैतिक उत्थान नहीं हो सकता। हम एक ये दृष्टि से देखे जाएंगे। हालांकि समाजों में हमारे मतलब एक यदि जो जमीन से जुड़ा है, क्योंकि गुर्जर समाज से हूँ मैं, तो गुर्जरों में ये कहावत है कि यदि ज्यादा उड़ेंगे तो फिर कट जाएंगे। तो हमें जमीन से जुड़कर रहना है। अपने पूर्वजों की बातें मुझे बहुत शौक रहा है, क्योंकि मैं हमेशा, मैंने आपको बताया कि बचपन से ही मैं बड़े बूढ़ों में ज्यादा बैठी हूँ और पटेल नाम से मुझे संबोधित करते हैं। आज भी मुझे कॉलेज में और मेरे गांव में पटेल नाम से और बाबा नाम से पुकारते हैं मुझे कि हाँ बाबा बोलो। मतलब हालांकि मैं सबसे छोटी हूँ, पोती हूँ सबकी, पूरे गाँव में हमारा पग जो है वो नीचे है, लेकिन सब मुझे क्या कहते हैं, बाबा। वो तो मेरे सम्मान में कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये कथन कि बाबा आ जाओ, बाबा कैसा है, ससुराल में सब कैसे हैं। तो मतलब तो मुझे संस्कृति से तो बहुत प्यार है, अपनी संस्कृति से। तो इसी परिधान में मैंने आपको ये इंटरव्यू देने के लिए सोचा कि मैं भी अपनी संस्कृति का कहीं न कहीं आगे ले जाऊं, पहचान कराऊं। हो सकता है आपका इंटरव्यू वर्ल्ड लेवल पर जाए तो मेरी वर्ल्ड लेवल पर इसकी पहचान होगी।